आइए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आगे जो हमारी सेकेंडरी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। या तो हीट किसी भी रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरकेसी एडवेंचर्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1। तो पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के नाम के बारे में। जो नाम रखा है केमिकल रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। होता क्या है इसमें, व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव समथिंग न्यू। एक सिंपल सा फंडा, जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज़ जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें दो तरह के चेंजेस आते हैं। एक, जब कुछ नया मिले। दूसरा, जब उसी की कलर, शेप, साइज या स्ट्रेंथ में चेंज आए। तो अगर चेंज आता है कलर में, शेप में, साइज में या स्ट्रेंथ में, तो वो रहेगा फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक। बट अगर कुछ नया हमें मिलता है तब वो होता है केमिकल चेंज। इट मीन्स एनीथिंग न्यू, जैसे चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का बनना, ये केमिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल भी नहीं है। हम दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू गिव वाटर। ऑक्सीजन एक अलग केमिकल स्पीसीज है, हाइड्रोजन एक अलग केमिकल स्पीसीज है और दोनों के कंबाइन करने से एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है वाटर। तो ये केमिकल चेंज है। बट अगर हम बात करें कि वाटर को मेल्ट करना, इट मीन्स आइस को मेल्ट करना, बर्फ का पिघलना, ये सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ में चेंज कर रहा है पार्टिकल्स के लिए, तो ये फिजिकल चेंज है। हम उसको फ्रीज करें, हम उसको बॉईल करें, ये फिजिकल चेंज है। अगर हम हिंदी में डिफाइन करें, जब कोई पदार्थ कुछ नया उत्पाद देने के लिए परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो खुद को बदल लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। तो अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। हालांकि हमारी बेसिकली 4 तरह की रिएक्शन है और अभी हम बात कर रहे हैं 2 एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन की। पहली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन इट मीन्स कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संयोजन। संयोजन मतलब संयोग, यानी कि 2 चीज़ों का जुड़ना। तो यहाँ पर सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 2 or more reactant react to give a single product, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज कंबाइन करेंगी सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए। और उदाहरण के लिए हम इसकी बात करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन मिलकर के वाटर बनाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मिलके अमोनिया प्रिपेयर करता है। तो ये है कॉम्बिनेशन। बट जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा, डीकम्पोजिशन। डी वर्ड जहाँ लगता है स्टार्टिंग में, इसका मीनिंग होता है उसका अपोज करना। जो भी हमारे पास वर्ड दिया गया है, हमारा वर्ड है कंपोजिशन। कंपोजिशन, कंपोज करना, किसी चीज़ को बनाना, और अगर उसके आगे डी लग जाता है इट मीन्स किसी चीज़ को तोड़ना। तो डीकम्पोजिशन क्या कहती है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 or more प्रोडक्ट। जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो वियोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन का मतलब बिछुड़ना, टूटना, वियोग होना। हिंदी में अगर बात करें तो जब एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, तब वियोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों रिएक्शंस बिल्कुल एक दूसरे का अपोज करती हैं। ये कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगी, ये एक से ब्रेक करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने जो वर्ड यूज़ किए हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अभिकारक, उत्पाद, ये क्या है?
जिसे भी रिएक्शन में जो केमिकल स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, या हिंदी में कहें तो अभिकारक है, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उसका उत्पाद है। इट मीन्स प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड टाइप की। आइए अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन के बारे में। थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यानी कि वो अपनी जगह पर है, डिस कर दिया, इट मीन्स उसको हटा दिया गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट मीन्स व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element from its salt. What is salt? Salt is a combination of any metal, non-metal or any type of positive or negative species. तो इसको हम salt बोलते हैं या यौगिक बोलते हैं। जब भी कोई यहाँ पर एक सेकेंडरी एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट करता है, अगर ये अपनी टाइप की स्पीसीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, इट मीन्स अगर ये मेटल है और यहाँ वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको इसकी जगह से हटा देता है यहाँ पर। तो इसको मजबूरन यहाँ पर जाना पड़ता है। जैसा कि हम ये मान सकते हैं क्लास के कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट जो है ये थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। ये क्या करेगा, ये इसको बोलता है कि यहाँ से हटो इस सीट से और इसके साथ मुझे बैठना है। ये चला गया, तो अब ये क्या करेगा, ये वहाँ जाएगा जहाँ पर इसकी सीट वैकेंट हुई थी, तो इस जगह पर चला जाएगा। इट मीन्स ये सॉल्ट में से इस लेस रिएक्टिव को इसने डिस्प्लेस कर दिया। हाँ, एक कंडीशन रहेगी कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तभी होगी जब ये एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हो। अगर यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर सोडियम है और सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये कंडीशन एसेंशियल है कि ये जो सिंगल एलिमेंट है ये ज़्यादा रिएक्टिव हो। इसको हम हिंदी में डिफाइन करें विस्थापन, यानी कि अपनी जगह से हटना, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी कि एलिमेंट कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, तो डिस्प्लेसमेंट है। यही इससे जुड़ी हुई हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार होगी, दो जगह पर होगी, इसलिए डबल है। व्हेन आयंस गेट्स इंटरचेंज्ड बिटवीन टू सॉल्ट्स, यानी कि जो ये यौगिक हैं हमारे पास पहले से ही दो हैं, हमारे पास पहले से ही दो यौगिक हैं। इनमें होगा क्या, सिर्फ इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस, यानी कि अगर यहाँ पर पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सोडियम को हटा देता है, तो सोडियम वहाँ जाएगा जहाँ पर पोटेशियम था, बस इंटरचेंज हो रही है। सोडियम का क्लोराइड था, पोटेशियम का ऑक्साइड था, चेंज क्या हुआ, सोडियम का ऑक्साइड बन गया और पोटेशियम का क्लोराइड बन गया। तो दो यौगिकों के बीच में सिर्फ कणों का आदान प्रदान होगा। एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट अगर दूसरे लेस को हटाता है तो वो जाकर के उसकी जगह पर बैठ जाएगा जहां पर उसने अपनी पोजीशन को वैकेंट किया है। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली हमारी चार तरह की रिएक्शंस होती हैं, बट आगे हमारा एक और टॉपिक है, वो है ऑक्सीजन, आयंस और हाइड्रोजन के बेसिस पे रिएक्शंस किस टाइप की होती हैं। तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आगे जो हमारी सेकेंडरी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। या तो हीट किसी भी रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है, मतलब यूज़ की जाती है, या किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज की जाती है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट मीन्स उष्माक्षेपी। एक्सो मतलब एक्सर्ट करना, बाहर करना। जैसे हम कई बार बोल देते हैं किसी भी पॉइंट्स पे, गेट पे हम लिखते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो यहाँ पर भी सेम वर्ड एक्सो यानी कि उष्माक्षेपी। व्हेन हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन से बाहर जाएगी हीट, या एनर्जी बनेगी या हीट बनेगी, वो रिएक्शन हमें प्रोड्यूस करके देगी हीट को। तो जब ऊर्जा या उष्मा का उत्सर्जन हो, वो यूज़ नहीं करेगी, वो बनाएगी, एक्सर्ट करेगी, तो होता है एक्सोथर्मिक। जैसे किसी चीज़ को हम बर्न करते हैं तो वो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करती है। एंडोथर्मिक, एंडो यानी कि
इंडोर, जब हीट को यूज किया जाए, उष्मा शोषण किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। व्हेन हीट और एनर्जी इज यूज्ड, जब ऊर्जा या उष्मा का इस्तेमाल हो, यूज हो, वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट जो है ये है हीट के बेस पे। आगे हम बात करते हैं दो मेन कंपाउंड जो वाटर के अंदर होते हैं, H और O, इनके बेसिस पे या हम कहें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमारा एक टाइप और आता है रिएक्शंस का। हालांकि ये दोनों पार्ट्स हैं रेडॉक्स के, बट इनको अलग अलग डिफाइन अगर हम करें तो वो क्या रहता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सिंपली हम इसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन मीन्स या तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर एरो इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें की रिएक्शन में कोई भी एक फिनोमिना अगर इनमें से होता है, ऑक्सीजन इंक्रीज होना, हाइड्रोजन डिक्रीज होना या इलेक्ट्रॉन को लूज करना, अगर किसी रिएक्शन में ये केस देखने को मिलता है तब हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या अपचयन अभिक्रिया। बिल्कुल इसका उल्टा रिडक्शन यानी कि उपचयन, हाइड्रोजन इंक्रीज हो सकती है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो सकती है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है, तब ये होती है रिडक्शन। और अगर आपकी किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन यानी कि रिडक्शन भी हो जाए ऑक्सीडेशन भी हो जाए एक ही रिएक्शन के अंदर, तब वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, कंबाइन करके रेडॉक्स। ऐसे ही हिंदी में बात करें, उपचयन प्लस अपचयन उपापचय, ठीक है, उपापचय अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया न भी हम इसमें लगा सकते हैं। आगे बात करें इसके उदाहरण की, एग्जाम्पल की, लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, इससे हमारी जो प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और लेड जो है वो सेपरेट हो जाता है। इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है कि कार्बन ने लेड को डिस्प्लेस कर दिया। बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ है, कार्बन पर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन पर ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है तो इट इज ऑक्सीडेशन। लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया यानी कि दूसरा केस, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, दोनों को कंबाइन करके बनती है रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम आगे बात करेंगे रेंसिडिटी कॉरोजन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं दो ऐसी रिएक्शन जो है तो एक तरह की ऑक्सीडेशन ही, और ये दोनों की दोनों हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, क्लियरली इफ़ेक्ट करती हैं। हम इनको पढ़ें ना पढ़ें बट इफ़ेक्ट जरूर करती हैं। पहला कॉरोजन, कॉरोजन यानी कि संक्षारण या किसी भी चीज़ का डिके होना, कॉरोजन का मतलब, जैसे व्हेन एनी मेटल गेट्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जब कोई भी धातु, जैसे हम एग्जांपल लें लोहे का, हम सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो जब कोई भी धातु इस तरह से पानी नमी के संपर्क में आती है और वो धीरे धीरे उसकी अपर लेयर जो है वो डीके होना शुरू हो जाती है। वो होता क्यों है, क्योंकि वो ऑक्साइड बना लेती है, ऑक्सीडेशन कर देती है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। जब धातु नमी के संपर्क में आने पर ऑक्साइड बना ले और उसकी ऊपरी परत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ये एग्जाम्पल हम आयरन में देखते हैं कि आयरन की अपर लेयर जो है वो रस्टिंग एक टर्म है जो हम आयरन के केस में यूज कर रहे हैं, बट बाकी मेटल्स के लिए हम इसको सिर्फ कॉरोजन ही बोलते हैं। सिर्फ आयरन के लिए नहीं, ये जो केस है ये अदर मेटल्स के लिए भी होता है। आयरन में हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ऑलमोस्ट हम उसको आउटर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिल्वर कॉपर को हम थोड़ा यूज़ कम करते हैं, बट कॉपर का भी ऑक्साइड बनता है अगर वो ज़्यादा पानी के संपर्क में आए। सिल्वर जो कि धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है जब हम अंगूठियाँ डालते हैं, रिंग्स यूज करते हैं, सिल्वर की पेंडेंट डालते हैं और वो बार बार हम बाथिंग करते हैं या फिर हम जैसे डिश वॉशिंग करते हैं घरों में जो औरतें हैं, और वो धीरे धीरे पानी के संपर्क में आने पर वो सिल्वर की वो चीज़ें भी धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाती है लेयर। तो वो इसी वजह से है कि वो कॉरोजन करती हैं। यानी कि कोई भी मेटल जब डायरेक्टली मैक्सिमम टाइम वो नमी के संपर्क में रहता है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, तो उसकी ऊपर की लेयर कमज़ोर होना शुरू हो जाती है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी।
जैसे फेरस का कंपाउंड जो बनता है फेरस ऑक्साइड, कॉपर का जो कंपाउंड बनता है कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर का जो कंपाउंड बनता है सिल्वर ऑक्साइड। तो ऐसे ही एक और केस आता है ऑक्सीडेशन का, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ये भी हम लोग बड़ा देखते हैं डेली लाइफ में। विकृत गंधिता, when any oily or fatty edible things get in contact with oxygen it gets oxidized and become harmful। सिंपल सी बात, तेल या वसा युक्त चीज़ें, यानी कि जैसे हम पैकेट्स की जो पैकिंग्स वाली जो फास्ट फूड की चीज़ें हैं हम वो खाते हैं, या ओपन में भी हम फास्ट फूड की चीज़ें खाते हैं, हमने तैयार की, हमने थोड़ी देर के लिए उनको हवा में रख दिया, वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन उनको मिल जाती है और थोड़ी ही देर में उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग दुकान से लेके आते हैं, नमकीन्स लेके आते हैं, चिप्स के पैकेट्स लेके आते हैं, उनमें सब में क्या रहता है, उनके अंदर एक हवा फील की होती है। वो जो एयर जो उन पैकेट्स में होती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, जो इन सभी चीज़ों को ऑक्सीजन से मिलने के लिए रोकती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन उनको अंदर मिल जाती है, वो रिएक्ट करेगी, ऑक्साइड बनाएगी और वो हमारे खाने के लिए हार्मफुल हो जाएगा, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन फील की जाती है। हाँ, ओपन करने के बाद जब आप उसको अगर थोड़ी देर भी ओपन रख देते हैं, खुला रख देते हैं, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है पैकेट्स में से, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट फिर से करेगा और ऑक्साइड। चलिए आज हम चलते हैं आज के अपने अंतिम यानी कि लास्ट पॉइंट्स की तरफ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने बीच में पढ़ी कि डीकम्पोजिशन एक रिएक्शन होती है जिसमें कंपाउंड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं कुछ नई प्रोडक्ट बनाने के लिए। बट ये डीकम्पोजिशन 3 तरह की होती है, यानी कि 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहली बात करें थर्मल टाइप की डीकम्पोजिशन, थर्मल यानी कि बाई हीट, थर्म्स, जहाँ पर थर्म वर्ड आता है तो वहाँ होती है हीट, तो थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि बाई हीट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप गर्म करके हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकते हैं। दूसरी बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टाइप की डीकम्पोजिशन। ये कब होता है, जब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आयनिक एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि बाई इलेक्ट्रिसिटी वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चार्ज क्रिएट करते हैं एनोड और कैथोड की तरफ, और वो ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा हम वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। थर्ड थिंग फोटोलिटिक, फोटोलिटिक या फॉलिटिक्स इसको हमने लिखा है, कंप्लीट लिखें तो फोटोलिटिक टाइप की रिएक्शन, फोटो वर्ड जहाँ आता है वहाँ पर होती है सन की हीट या सन रेज। क्लियर? तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम डायरेक्टली सन रेज के सामने एक्सपोज करते हैं तभी वो ब्रेक होता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं उनको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। इट मीन्स ये तीनों डीकम्पोजिशन के पार्ट हैं, बट अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस हमारी नीड अलग अलग है। अभी हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बट इम्पॉर्टेंट। हमने रिएक्शंस को पढ़ा अभी तक, तो ये इक्वेशन कहाँ गई? इक्वेशन हमारा एक पॉइंट रहता है। इक्वेशन का मतलब होता क्या है कि जो भी हमने रिएक्शन की या जो भी अभिक्रिया हमने की उसको हम लिखते कैसे हैं, वो होती है इक्वेशन। देखिए हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं, इसको हम वर्ड रूट बोलते हैं, सिंपली कर सकते हैं कि मान लीजिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना। क्या ये इनफ है डेटा कि कितना नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीजन कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमें कोई अमाउंट कोई उसका स्पेसिफाइड डेटा हमें यहाँ पर नहीं मिलता। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको सिंबल में लिखना शुरू कर दिया, N2O2 कंबाइन करके N2O3 या NO2 NO3 टाइप के इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंसी कॉम्बिनेशन। तो क्या ये रिएक्शन ठीक है? जी नहीं। कारण कि आप जितना यहाँ लेंगे उतना ही यहाँ हमें रखना होगा, ये बेसिक रूल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी इक्वेशन को करना पड़ता है बैलेंस, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को करना पड़ता है इक्वल। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मेनली मेजर डिफरेंस किस एलिमेंट का है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन N2 है, यहाँ पर 2 है, नो डिफरेंस। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3।
तो हम क्या करते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। मान लीजिए 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 है, तो हमें क्या करना, ऑक्सीजन बोथ साइड हमें 6 बनानी है। कहाँ पर कर सकते हैं चेंज, हम फॉर्मूले के मिड में चेंज नहीं कर सकते, लास्ट में नहीं कर सकते, जो भी हमें चेंज करना है हम करेंगे किसी भी फॉर्मूले के स्टार्टअप में। तो ये मैंने यहाँ 2 लगाया, इट मीन्स पूरा फॉर्मूला रहेगा N2O3 ही, बट पूरा फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं देखूँ 2 × 3 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर मेरे पास है 2, तो मैं यहाँ भी एक चेंज कर सकता हूँ 3 लगा के, 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आर नाउ इक्वल, बट अब नाइट्रोजन को भी साथ में इक्वल करना पड़ेगा। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 × 2 4 है और यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर भी एक बार 2 पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा 2 × 4 बोथ साइड। अब हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस है। ऐसे ही हाइड्रोजन है डाई पोजीशन में रहता है H2, क्लोरीन है डाई पोजीशन में रहता है Cl2, जब भी ये अकेले रहेंगे एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन बनता है HCl। तो ये भी कंप्लीट डेटा नहीं है, क्योंकि हमें इसको इक्वल करना है। डिफरेंस हाइड्रोजन में भी है, क्लोरीन में भी है। क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एलसीएम आता है 2, हमें इसको इक्वल कर देना है 2 पे। आगे 2 लगाने से हाइड्रोजन भी डबल, क्लोरीन भी डबल, नाउ इट इज़ बैलेंस। तो ये हमें याद रखना है कि हम इन सब रिएक्शंस की जब भी हम डेटा लिखेंगे, जब भी हम इक्वेशंस बनाएंगे, तो इक्वेशंस को बना के एक स्केलेटन इक्वेशन तैयार होती है हमारी, उसके आफ्टर हमें इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, तभी हमारा वर्क कंप्लीट होगा।